अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब्बे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन सुम आमीन। कराची के जिम्मेदारान की नाअहली कराची वालों के लिए मुस्तकिल आजाब बन चुकी। हर साल बारिश के पानी का गली मोहल्लों में कब्जा शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका। गुलबर्ग टाउन में होने वाली बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। 3 दिनों के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में मानसून की जारी चौथे स्पेल की बारिशों से बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई। निजाम दुरुस्त न होने की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया। शहर के कई नशीबी इलाकों में सड़कें और गलियां नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला बस्ती के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी और बंगोरिया गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब लोगों का न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि जहनी कोफ्त का भी सामना करना पड़ा। हाँ, 2 महीने से भाई आगे के गटर बंद पड़े हैं और आगे शिकायत करने जाते हैं वो सुनते ही नहीं है हमारी। जो है भी यहाँ का चेयरमैन तो वो तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, समझ में आए ना, और वो आता भी नहीं है और लोगों से कह भी देता है कि आप जाएं जाकर करें तो लोग तो कोई तवज्जो नहीं देते। शहरी कहते हैं बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की वजह से इन्हें बारिश में मुश्किलात का सामना है। यहाँ जब भी बारिश होती है लोगों के घरों में पानी गया हुआ होता है। आप देख रहे हैं ये चीज, लोग बेचारे इतने परेशान है कि वो ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। घुटने जितना पानी होता है, हर कोई बेचारा परेशान हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, घरों में आ चुका है पानी। यहाँ के जमादार और जानमुन के बंद करके चले जाते हैं, सारी लाइनें खराब करके चले जाते हैं। इतना पानी घरों में इतने, हम इस गली से बहुत परेशान है। हम बहुत अजीजाबाद 4 नंबर ये बहुत सारा परेशान है। PTI MN असलम खान का कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर शहर के 3 बड़े नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन KMC और DMC की कारकर्दगी सिफर है। हिदायत पर NDMA ने यह सारा कार्रवाई की और FW के साथ मिलकर इन्होंने ये सफाई करवाई है। गुजर नाला कल से लेकर के आज तक गुजर नाले में जो गंदगी थी, जो ब्लॉकेज थी, पिछले 4-5 दिन पहले जो पहले स्पेल जो आया था उसमें जो खराबी हुई है वो अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सच TV का, जो कल इन्होंने जाके पूरे कराची में जगह जगह जाके जो चीज़ें लोगों को, आवाम को बताई जा रही है और हुकूमत को बताई जा रही है कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे। तो हुसैनाबाद की जो आपने बात की थी वो बहुत ज़बरदस्त बात थी। जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से DMC सेंट्रल का इंचार्ज बना हुआ रेहान हाशमी करप्ट तरीन आदमी है, जिसने पिछले 3-4 सालों के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इधर के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी भी जारी है। बिजली ना होने की वजह से घरों में पानी भी खत्म हो गया और बल्कि आलात भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4 दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शाहिद इजाज, सच TV, कराची। बारिशों के बायस मलीद सिटी, असवान टाउन और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और सीवरेज का पानी खड़ा हो गया, जिसे कोई निकालने वाला नहीं। इलाके के शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद के अंदर बारिशों के बाद जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, लेकिन मैं इस वक्त मलीर सिटी असवान टाउन का इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। इसकी गलियाँ भी बारिश के बाद और फिर यहाँ पर जो पहले से ही सीवरेज का निज़ाम जो ख़राब था उसकी वजह से इसकी गलियाँ भी जो है भरी हुई दिखाई देती हैं गंदे पानी से, और उसके अंदर फिर मज़ीद बारिश के बाद उसमें इजाफा हो गया है पानी में। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, पानी खड़ा होने से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की बेहिसी भी जब से ये मानसून का चौथा स्पेल शुरू हुआ है और अब तक जो है थोड़ी देर के लिए बिजली आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। कुछ यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? सर, बारिश के बाद तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपके सामने नज़र आ रही है कि बारिश का पानी और गटर का पानी मिक्स होके जो है एक जो अल्लाह ताला की तरफ से जो बारह रहमत जो यहाँ पर वो थी, अब ये जो है रहमत बन चुकी है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गटर और बारिश दोनों का पानी मिक्स हुआ है और ये पानी अभी थोड़ा कम हुआ है। ये पानी पूरा यहाँ तक आता है जब बारिश होती है, तो अभी थोड़ा पीछे हुआ है पानी। बिजली की क्या सूरत हाल है? सर, बिजली की सूरत हाल ये है कि बारिश परसों शुरू हुई थी और परसों से लेकर कल रात में जाके हमारी लाइट आई है और आज भी सुबह जो है 2 बजे से लाइट इन्होंने बंद करी थी। अभी जो है 7:30 बजे करीब जो है ये लाइट दोबारा आई है।
के इलेक्ट्रिक के बारे में क्या कहोगे हुकूमत के बारे सर? के इलेक्ट्रिक के बारे में हम क्या कहें? के इलेक्ट्रिक के बारे में बस यही है कि बराए मेहरबानी इसको हुकूमती तहवील में लिया जाए और जो के इलेक्ट्रिक के जो जिम्मेदारान हैं जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो है ये जो तांबे जो काट के जो इन्होंने जो कॉपर की जो वायरें डाली हैं तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ये जो केबलिंग कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा केबलिंग करने के बाद भी इतनी लोड शेडिंग किस हवाले से हो रही है। ओके, शुक्रिया। ये यहाँ के जो इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक जो है उसकी बेहिसी मुसलसल इस इलाके में भी जारी है। यूँ तो पूरा शहर ही के इलेक्ट्रिक की जो जुल्म है उसका शिकार है। शहरी जो है इंतहाई तंग है के इलेक्ट्रिक से, न सिर्फ इन बारिशों में बल्कि बारिश से पहले ही पूरे शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था और इस पर जो है सियासी जमातों ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए सियासत जरूर की लेकिन अमल इकदाम देखने में नहीं आया। इसी वजह से के इलेक्ट्रिक जो है मनमानियां करता है और फिर बारिशों में और आम दिनों में भी शहरी जो है कराची के जो बासी हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची में बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी के दावों को पानी में बहा दिया। मलीर नदी में तुगयानी पानी कुरंगी कॉजवे और कयूमाबाद की सड़कों पर चढ़ दौड़ा। ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात हैं। ये मनाजिर किसी दरिया या तालाब के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के कोरंगी कॉजवे के हैं जो मलीर नदी में तुगयानी के बाइस डूब गया। कोरंगी जाने वाला रास्ता बंद हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मतलब क्या करें, इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, इंतजार करते हैं। हमें 4-5 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है अपनी मंजिलों पे। तो ये तो हर साल का मसला है। इस साल भी आप देख लें कि सब भरा हुआ है पानी, कोई सरे बाप नहीं है इसका, ये हमेशा भरा रहता है। जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, यही परेशानी है। बाकी दूसरी जगहों पर पानी नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा मिला है। कराची में बरसात के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियाकताबाद, कोरंगी, सरजानी, गुलशन इकबाल, मलीर, कायदाबाद समेत दीगर इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है जो तालाब के मनाजर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कराची में नालों की सफाई का मरहला मुकम्मल हो गया। FWO ने तीनों बड़े नालों पर सफाई का काम 100% मुकम्मल कर लिया। इंतजामिया ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो कचरे को किसी भी सूरत नालों में फेंकने से गुरेज करें। कराची में बरसाती नालों की सफाई सुथराई 5वें रोज भी जारी रही। FWO ने कराची के 3 बड़े बरसाती नालों के 42 चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जिससे पानी के बहाव में तेजी आई है और करीबी रिहायशी इलाकों को दरपेश खतरात तकरीबन खत्म हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक कराची में नालों से तकरीबन 31,000 टन कचरा निकाला गया है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी के निकास भी जारी है। कारसाज, KDA चौरंगी, गोरा कब्रिस्तान, मच्छर कॉलोनी और टावर चौक से पानी निकाल दिया गया है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि शाराय फैसल, एयरपोर्ट, क्लिफ्टन ब्लॉक 8, रेंजर्स पोस्ट 4, गुज्जर नाला पर भी टीमें काम कर रही हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक कराची भर में सूरत हाल और निजाम जिंदगी अमूमी तौर पर नॉर्मल है। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि KMC और DMCs के तहत नालों की सफाई का काम 80% से जायद मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम ये काम अब मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। यहाँ पे नाले के अंदर से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े स्लैब, बोरियां, थैलियां और क्या क्या उन्होंने निकाला है। जरा हमें समझने की जरूरत है कि कौन आपकी खिदमत कर रहा है और कौन आपकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा बारिशों के बाद नालों से तजावुजात के खात्मे का ऐलान वज़ीर आला सिंध का एहसन इक़दाम है। इससे कराची के शहरियों को मुस्तकिल बुनियादों पर मुश्किलात से निजात हासिल होगी और बारिशों के दौरान नाले ओवरफ्लो नहीं होंगे। अंदरूनी सिंध भी बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के नतीजे में नयगार कैंप भी मुतासिर हो गया। दादू के 12 देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज की टीम मुतासिरा इलाके में पहुंच गयी। पाक फौज के इंजीनियर मोटर बोट्स के जरिए शहरियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कराची के बाद सिंध में भी बारिशों ने तबाही मचा दी।
ضلع دادو میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے گاج ڈیم متاثر ہو گیا۔ ڈیم کا پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں دادو کے 12 دیہات زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں مال مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مقامی انتظامیہ منظر سے غائب ہو گئی تو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ مقامی شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں تو پاک فوج مدد کو آگے آ گئی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی ٹیمیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں اور آرمی انجینئرز نے موٹر بوٹس کے ذریعے ریسکیو کا عمل شروع کر دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی میڈیکل کور کی ٹیمیں متاثرین کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، جبکہ متاثرین کو خوراک اور رہائش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں موسلا دھار بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی۔ بارش سے شہر کے کئی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سید وقار حسین کی رپورٹ۔ شہر میں صبح سے ہی کالے سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے لگی، جس نے شہر کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت تو کم کر دیا، لیکن نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے پانی سے شہریوں کو دشواری کا سامنا رہا۔ جوڑے پل، بہارشاہ روڈ، غازی آباد، گوسیا کالونی اور صدر میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہونے سے شہری مشکلات کا شکار رہے۔ شہر کے مختلف علاقوں گلبرگ، MM عالم روڈ اور حسین چوک کے اطراف میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں نے گرمی کی شدت میں کمی ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا اور ضلعی انتظامیہ سے بارش کے پانی کو ٹھکانے لگانے اور آئندہ بارش کے پانی سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارشوں کا سپیل داخل ہونے کے بعد درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران شہر میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ شیخ رشید احمد نے کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں رہی، پہلے ہی کہا تھا عید کے بعد نیب ان کو بلائے گا، ان سب کے کیس بڑے سنجیدہ ہیں۔ وزیر ریلوے نے ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ پر وزارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں اس لاہور کے فورم پہ سارے بیان دے چکا ہوں، آج تھکے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ان ساروں کے کیس بڑے سیریس ہیں۔ کسی ایک آدمی کو 3500 لوگوں کا کیس TLA کا بھیج دیا ہے نوکری پکی کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو۔ میں ووٹر ہوں، میں وزارت چھوڑ دوں گا، کسی لیبر کو نہیں نکالوں گا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور پارک لین ریفرنس میں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے رجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو خط لکھ دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے خط میں ہدایت کی ہے کہ سابق صدر آصف زرداری، انور مجید سمیت 5 ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کے لیے بلاول ہاؤس کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے، انور مجید کے لیے NICVD میں ویڈیو لنک کے انتظامات کیے جائیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے ہدایت کی ہے کہ دیگر 3 ملزمان کے لیے احتساب عدالت میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے۔ خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان کی شناخت کا عمل بھی یقینی بنایا جائے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے نیب کراچی کو رجسٹرار کے ساتھ مل کر انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے 200 ایکڑ اراضی سے متعلق نیب کی طلبی پر اہل خانہ اور اپنے وکلاء سے مشاورت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے وکلاء سے اس بات پر مشاورت کی ہے کہ وہ بذات خود نائب کے روبرو پیش ہوں یا وکیل کے ذریعے جواب بھجوا دیا جائے۔ مریم نواز کی لندن میں اپنے والد نواز شریف اور بھائیوں سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ مریم نواز نیب کے سامنے پیش ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ 10 اگست تک کریں گی۔ مریم نواز کے وکلاء کا کہنا ہے نیب اس سے قبل نصرت شہباز سمیت شریف خاندان کی دیگر خواتین کے طلبی کے نوٹس معطل کر چکا ہے۔ نیب نے خواتین کو طلب کرنے کے بجائے وکیل کے ذریعے جوابات اور دستاویزات طلب کی تھی۔ نیب نے مریم نواز کو رائے ونڈ میں 200 کنال زمین کی انکوائری کے لیے 11 اگست کو طلب کیا ہے۔ نیب لاہور نے حنیف عباسی کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں 17 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ قومی احتساب بیورو نے لیگ رہنما کو 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال کر دیا ہے۔ سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ کی 4 جنوری 2017 کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر بورڈ ارکان پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کا دباؤ کیوں ڈالا؟
یونٹ کی مجاز اتھارٹی کون تھا اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بطور چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی ان کے کیا اختیارات تھے؟ پی ایم یو کے تحت شروع منصوبوں میں ان کا کیا کردار تھا؟ پی ایم یو مقررہ وقت پر جو منصوبے مکمل نہ کر سکا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا پی ایم یو کی اہلیوں کے خلاف قانونی یا محکمانہ کارروائی کی یا نہیں؟ پی ایم یو کے مالی اختیارات کے حوالے سے بھی بیورو کو جواب دیا جائے۔ سپورٹس بورڈ کے منصوبوں کے لیے جگہ کا تعین کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ بطور وائس چیئرمین پنجاب سپورٹس بورڈ آپ کے کیا اختیارات تھے؟ کیا سپورٹس بورڈ کی کسی منصوبے کا کبھی ذاتی طور پر معائنہ کیا؟ سپورٹس بورڈ کے 3 جنوری 2017 کے اجلاس سے قبل گراؤنڈ کا دورہ کیا یا اس کی تجویز دی؟ کیا ایک ساتھ ہی 66 منصوبے شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ اور کیا وزیر منصوبہ بندی نے 3 جنوری 2017 کو ایک ساتھ 66 منصوبے شروع کرنے کی مخالفت کی؟ کیا وزیر منصوبہ بندی نے ایک ساتھ منصوبے شروع کرنے کے اقدام سے نقصان کی نشاندہی کی تھی؟ اور آپ نے 102 منصوبوں کا آغاز کرایا جن میں سے 98 وقت پر مکمل نہ ہو سکے۔ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ سکتا تھا، آپ نے کیوں اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی؟ اکرم صوبان کا بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر انتخاب کیوں کیا؟ ایسی اسامیوں پر بھرتیوں کے اشتہار کیوں دیا جو منسوخ ہو چکی تھی؟ اپوزیشن کے بعد حکمران بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حکمران جماعت کے 3 اراکین اسمبلی کو طلب کر لیا۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے نبیل نقوی۔ نیب حکمران جماعت کی جانب بھی متوجہ ہو گیا۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حکمران جماعت کے 3 اراکین اسمبلی کو طلب کر لیا۔ ایم این اے ملک کرامت کھوکر کو 13 اگست، صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کو 19 اگست جبکہ صوبائی رکن اسمبلی غضنفر عباس چھینا کو 17 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایم این اے ملک کرامت کھوکر کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کیا گیا۔ ان کے ساتھ ملک توقیر عباس کو بھی بلایا گیا۔ دونوں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا ریکارڈ لے کر آئیں۔ ایم پی غضنفر عباس چھینا کو 17 اگست کو طلب کیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس چل رہا ہے۔ ان کے ہمراہ بکھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کو بھی بلاوا دیا گیا۔ صوبائی وزیر محنت و لیبر انصر مجید خان نیازی کو 19 اگست کو بلایا گیا۔ انصر مجید نیازی پر تقرری و تبادلوں کے حوالے سے شکایات ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں کی۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ اور پاکستان نے ملکی تاریخ کے اہم سنگ میل سے متعلق عالمی مالیاتی مانیٹرنگ ادارے کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف حکام کو نئی قانون سازی سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے اس اہم ترین اقدام سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ نے ایف اے ٹی ایف اہداف پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ فیٹف کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے منظور کیے جانے والے نئے قوانین ایف اے ٹی ایف کی تجاویز کی روشنی میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان قوانین میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی ترامیم اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی ترامیم شامل ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کو بھجوائی جانے والی رپورٹ میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل اور میوچل اسسٹنس بل سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات اب تقریباً ختم ہو جائیں گے اور قوی امکان ہے کہ پاکستان کو اب گرے لسٹ سے نکال بھی دیا جائے گا۔ ایف اے ٹی ایف اہداف کی روشنی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان میں ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں، جن کے مطابق مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے، جبکہ ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ترمیمی بل میں شخص کی تعریف میں ترمیم کی گئی ہے اور اس ترمیم کے تحت شخص کی تعریف فرد، قانونی شخص اور کارپوریٹ باڈی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ایسی صورت میں جرمانے کے ساتھ سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اس ترمیم میں جرمانے کی رقم 1 کروڑ سے بڑھا کر 5 کروڑ کر دی گئی، جبکہ 10 سال قید کی سزا بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے پھر حکومت پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا قومی مفاد کی قانون سازی پر کبھی اعتراض نہیں کیا، ملک میں مہنگائی کا عذاب آ چکا، حکومت صرف ہوائی قلعے بنا رہی ہے، ایف اے ٹی ایف کا نام لے کر ملک پر کالا قانون قائم کیا جا رہا ہے، قانون کی آڑ میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے گا۔ ہم نے آپ کی فیٹف پہ چوری پکڑی ہے، آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک کے اوپر کالا قانون مسلط کرنا چاہ رہے تھے، آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہ رہے تھے، آپ فیٹف کا قانون لے کر اس کا نام لے کر ایک ایسا قانون لانا چاہ رہے تھے کہ کسی بزنس مین کو
किसी ट्रेडर को, किसी बैंकर को, किसी सियासतदान को, किसी सहाफ़ी को, किसी सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को जो आपकी हुकूमत के खिलाफ बोले, आप एक कागज की पर्ची के ऊपर झूठी रसीद लेके उसे 6 साल के लिए किसी काल कोठरी में डाल सकते थे, आप 6 महीने के लिए उसे मिसिंग पर्सन कर सकते थे। हमने उस कानून पर आपकी चोरी पकड़ी और आपको वापस लेने पे मजबूर किया, इसलिए आपको बुखार चढ़ा हुआ है। आप जो शहनशाहियत पाकिस्तान में कायम करना चाहते थे, उस काले कानून के जरिए जिसे आपने फैटिफ का लिबादा पहनाया था, जो इसका फैटिफ से कोई ताल्लुक नहीं था। फैटिफ के मुमालिक ये नहीं कहते कि हमारे लिए आप इंसानी हकूक और फंडामेंटल राइट्स पे डाका डालें, वो तो दहशत गर्दी और जो क्राइम है उसके खिलाफ एक फ्रेमवर्क है कानून साजी का या मौसर हिकमत अमली का। वो ये तो नहीं कहते कि मुखालफिन को जेलों में डालें, वो ये तो नहीं कहते कि इंसाफ और कानून की फरामी लोगों से रोक दें, उनके बुनियादी हकूक छीन के मुखालफिन को आप 6-6 महीने के लिए जेलों में डाल दें। तो ये जो इमरान अहमद नियाजी की हुकूमत एक काला कानून पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रही थी, हमने उस पर हुकूमत की चोरी को पकड़ा है। बात करेंगे खेल के मैदान से। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टाकरे में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। अब से थोड़ी देर पहले तक इंग्लैंड ने 231 रन बनाए हैं, जबकि उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेले जा रहे मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी और शान मसूद की सेंचुरी की बदौलत 326 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में इंग्लिश टीम 219 पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर यासिर शाह पहली इनिंग में इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। पहली इनिंग के इख्तिताम पर पाकिस्तान के रन्स की बरतरी थी। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग का आगाज किया तो पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद बगैर कोई रन बनाए बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। उनके बाद कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर जमकर न खेल सका। पाकिस्तान ने तीसरे रोज 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 137 रन बनाए। चौथे रोज पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज किया तो यासिर शाह ने जारहाना अंदाज अपनाया और 33 रन बनाए। उसके बाद मोहम्मद अब्बास 3 और नसीम शाह 4 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया। इंग्लिश टीम की बैटिंग का आगाज हुआ, 22 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। रोरी बर्न मोहम्मद अब्बास की गेंद पर पवेलियन लौट गए। उनके बाद सिबली 36, जॉय रूट 42, बैम स्टोक 9 और 7 पर पॉप आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी है। इंग्लिश टीम ने अब से थोड़ी देर पहले तक 233 रन बनाए हैं, उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर यासिर शाह का कहना है कि पाकिस्तान की ताकत बॉलिंग है, हम इसकी मदद से इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, इंग्लैंड की कंडीशंस मुश्किल हैं, अगर मोहतात रहकर बॉलिंग करवाई जाए तो अच्छे नताइज सामने आएंगे। विकेटें सारी जीती, लेकिन जो मैंने वॉक्स को आउट किया, क्योंकि वॉक्स के लिए मैंने ये किया हुआ था, उसको मैंने 2-3 शॉट बॉल किए तो ऑफ स्टंप पे, उसके बाद मैंने उसको सीधा बॉल किया तो वो मिस कर गया, उसके हिट हो गया। इंशाल्लाह अभी हम अपर हैंड इस टेस्ट मैच में और हमारे बैट्समैन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पिन भी हो रहा है, बाउंस भी हो रहा है, तो हमारे स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। विकेट के बिहेवियर ये कि सपोर्ट कर रहे हैं स्पिनर्स को, क्योंकि बाउंस के साथ ब्रेक भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम दोनों आउट करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मैच जितवाएं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जिस तरह मेरी बॉलिंग हो रही है, जिस तरह मेरा लास्ट टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी बॉलिंग वापस आ रही है। तो अभी मैं इस मैच में जिस तरह बॉलिंग की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिदम वापस आ गई। अब जिस तरह हम लास्ट टाइम आए हुए थे 2016 में, तो हमने तकरीबन 15-20 दिन हम पहले आए हुए थे, तो हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, हमें बहुत अच्छा टाइम मिला था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद एक बार फिर कश्मीरियों के हक में बोल पड़े। उन्होंने कहा, मेरे मुताबिक कश्मीर के मामले पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं, रद्द अमल का इल्म होने के बावजूद मैंने कश्मीरियों के हक में बोलने का फैसला किया था। वजीर आजम इमरान खान ने मसला कश्मीर पर खुलकर बोलने पर महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया।
मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से गैर कानूनी इकदामात का 1 साल मुकम्मल होने पर मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब में साबिक वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा कि मेरे मुताबिक कश्मीर के मामले पर खामोश रहना एक ऑप्शन नहीं है। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं। We can list out the atrocities and violations of human rights that have been committed on the Kashmiris. While it will serve to remind Delhi that we know what you are up to and we will continue to speak out against you for these acts, we are also appealing to your sense of fair play and regards for humanity. महातीर मोहम्मद का कहना था कि रद्द अमल का इल्म होने के बावजूद मैंने कश्मीरियों के हक में बोलने का फैसला किया था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से मलेशिया की पाम ऑयल की बरामदात पर फर्क पड़ा, लेकिन ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ये कोई बड़ी कीमत नहीं। We have witnessed how occupation and invasion of territories in numerous parts of the world remain unsolved for decades, and their peoples, young and old, men and women and children, suffering for decades. समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोलालमपुर में तकरीब के दौरान अहले कश्मीर की हिमायत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबरो इस्तेहसाल के खिलाफ लबकुशाई पर मैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद का मशकूर हूँ। हिजबुल्लाह लेबनान के नायब सरबराह शेख नईम कासिम ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करते हुए कहा है कि वो इस हक के जरिए वो अपने इन कानूनी हुकूक को हासिल कर सकते हैं जिनको तमाम मज़ाहिब और आलमी कवानीन ने तस्लीम किया हुआ है। नाम नहनु मा क़दियत कश्मीर व मा हक़्क़ अल-कश्मीरियीन फ़ी अर्दिहिम व बलदिहिम लिअन्नहुम बिज़ालिका يستعيدون حقوقهم المشروعة التي قررتها الأديان والدساتير الدولية وكل الأعراف. نحن مع الشعب الباكستاني في وحدته، وبكل صراحة أقول لكم نحن رأينا من الشعب الباكستاني دعما لقضية فلسطين وحملا لقضايا الوحدة وعملا من أجل نصرة الحق ومواجهة الاستكبار، ما جعلنا نعيش حالة التفاعل القلبي والروحي معه. سيكمل الطريق على درب فلسطين وكشمير ورفض التبعية وإعلان الوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान करप्शन की रोकथाम से लेकर मुआशी इस्तेहकाम तक और कोरोना वायरस की आलमी वबा में इक्तसादी और तिजारती सरगर्मियों की बहाली से लेकर इक्तसादी राहदारी जैसे तवीलुल मुद्दती तरक्याती मंसूबों में खातिर खा पेशरफ्त की है। जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो उसे कसाद बाजारी, बढ़ते बैरूनी कर्जों और जारी खसारी समेत कई इक्तसादी चैलेंजेस के अलावा बेकाबू मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। 20 अरब डॉलर से ज्यादा जो है मोबिलाइज किया गया बायलैटरल कंट्रीज से, IMF से, वर्ल्ड बैंक और ADB से। तकरीबन 10 अरब डॉलर कर्जे वापस दिए गए और एक्सचेंज रेट को नए अंदाज में तश्कील दिया गया ताकि एक्सपोर्ट्स में आसानी हो और जबरदस्त ऑस्टेरिटी की गई। ये तय किया गया कि स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, आबी वसाइल की तामीर, कम लागत घरों की तामीर, एहसास प्रोग्राम समेत दीगर शोबों की तरक्की और बेहतरी के लिए इकदाम किए। इक्तसादी तरक्की की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट करप्शन को तरजीही बुनियादों पर दूर करने के लिए एहतसाबी अमल में ठोस पेशरफ्त की। जो ट्रांसपेरेंसी आई है मौजूदा कुछ अरसे में, जिसमें हमें बड़े मेजर सेक्टर्स के ऊपर जैसे शुगर के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर हमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स देखने में मिली हैं, वो एक खुशाइंद अमल है। माशी डिसिप्लिन का ताल्लुक है, उसमें भी इससे इंकरेजमेंट मिलेगी। दूसरी जानिब माजी की हुकूमतों की खराब पॉलिसीज की वजह से बैरूनी शोबे में अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए IMF से रुजू किया। बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम की वजह से जारी खसारे में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम मुमकिन बना।
मईशत के पहिए में तेजी के लिए सनतों को दी गई मराद की वजह से बरामदी शोबे में तेजी आई और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के साथ साथ समाजी तरक्की को भी यकीनी बनाने के लिए सी पैक के दूसरे मरहले में ज़राअत और सनती ताउन को शामिल किया गया। सी पैक के नए मरहले में ज़राअत, अशिया साजी और खिदमात के शोबों में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज होगा। फेज के अंदर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी शामिल कर दिया गया। इसकी वजह से हमें कोई एक्सेस कर दी जाएगी पाकिस्तान को चाइना की मार्केट की। अदरवाइज पाकिस्तान ने और चाइना ने इस पे काम शुरू कर दिया है एंड दे आर एग्रीड कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर काम करें। एक जानिब कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए NCOC की तश्कील की गई, जिसके तहत मरबूत हिकमत अमली के जरिए वबा पर कामयाबी से काबू पाया गया। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की आज पूरी दुनिया मुअत्तरिफ है। दूसरी जानिब कोरोना वबा के मनफी असरात से निमटने के लिए ज़राअत, सनत और तामीराती शोबे के लिए मराद पर मबनी पैकेज के अलावा 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को हंगामी कैश मुआवनत फराहम की गई। पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज की तरह जैसे बाकी कंट्रीज ने कोरोना के इशू को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए, पाकिस्तान ने बर वक्त बड़े अच्छे इकदाम किए, जिसकी वजह से देखिए पिछले चंद दिनों से आपको कोरोना के मरीजों की तादाद में खासी हद तक कमी जो है वो नजर आएगी और रिकवरी रेट जो हमारा वो बढ़ गया है और पूरी दुनिया जो है हमारे इकदाम की बड़ी तारीफ कर रही है। जून से पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में भी कुछ हद तक जो है इजाफा मिला है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है। कारोबार में आसानियां पैदा करने की हिकमत अमली के तहत कारोबार के लिए दरकार दस्तावेजी शराइत को आसान बनाने के साथ टैक्स निजाम को आसान बनाया गया। उसके साथ साथ मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए भी इकदाम उठाए गए। कम आमदनी वाले शहरियों की सहूलत के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी का ऐलान हुआ। पायदार और ठोस बुनियादों पर मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए आइंदा 3 साल में इस्लाहात के तसलसल को भी यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में भी सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी महंगाई से बिलबिला उठे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मंजर आम से गायब। सब्जियों की कीमत में आए रोज इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। सरकारी लिस्ट के बरक्स टमाटर 90, आलू 90, प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि जो महंगाई का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, कभी टमाटर तो कभी किसी और चीज का रेट बढ़ा दिया जाता है। महंगाई ने तो ऐसा कर दिया ना कि गरीब आदमी इनको इतना बेबस कर दिया, खास करके किराएदार तबका जो है उसको तो ऐसा बिल्कुल बेबस कर दिया कि वो तो एक छुटा की मिर्चें भी खरीद नहीं सकता। अच्छी महंगी हुई, सब्जी का रेट बढ़ चुका है। हम कह रहे गरीब बंदे सब्जी का रेट कम हो गए तो चलो गरीब बंदा ले सकता है सब्जी। हम धूप में आए, साइकिल पे आए तो सब्जी लेने आए, कोई भी सामान लेने आते, हर चीज महंगी होगी। 100 रुपये किलो प्याज है, 400 रुपये किलो अदरक है। बोलो क्या हम खाएं? आटा महंगा है, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। और बताओ हम क्या करें? सब कुछ किया हमने, कहा तब्दीली लेके आएगा, इसने मुल्क तबाही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। लहसुन 240, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। सब्जियां क्या, हर चीज की कीमतें बढ़ा दी हैं। आए रोज महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों का कहना है दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं दिखाई नहीं देते। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर, गली गली झंडे, बैजेज और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं इस साल वो यौम आज़ादी मुनफरिद अंदाज से मनाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के बाजारों में जगह जगह खूबसूरत स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी परचमों की रंगत वाले मास्क, फेस पेंटिंग, बैचेज और मुख्तलिफ इक़साम की दूसरी अशिया फरोख्त की जा रही हैं। स्टॉल्स पर बच्चे तो बच्चे, जवान और हर उम्र के अफराद जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम बहुत धूम से मनाएंगे और जितना भी बनाए उतना ही कम है। हम सब लोग मिलकर इस बार इंशाल्लाह ताला एक अच्छे जज्बे के साथ जो है ना सेलिब्रेट करेंगे। यौम आज़ादी की तैयारियों पर शहरियों का जज्बा अरूज पर है। स्टॉल पर सजे सब्ज हलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बाजारों में कहीं झंडियों और बैचेस की भरमार है तो कहीं चांद तारे वाले कपड़ों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी कहते हैं वो इस साल यौम आज़ादी मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। झंडे भी लावांगे अपने घर, उस अलावा कश्मीर दे भी लावांगे बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह पहले मनाते थे उस तरह ही मनावांगे। हमें खुशी दिल से मनानी चाहिए कि हमारा मुल्क इस
जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। शहरी घरों पर सब्ज हलाली परचम, जबकि शर्ट और कमीज पर बैचेस लगाकर वतन अजीज से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं, तो वही इस साल जो है शहरी 14 अगस्त को नहायत मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। शहरियों का कहना था कि इस साल पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ कश्मीर के परचम भी जो अपनी छतों पर लहराएंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। 18 ज़ुल्हज तारीख़ इस्लाम में खास अहमियत रखता है। इस दिन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी से हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और वली मुकर्रर करने का ऐलान किया। ईरान और इराक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद क़दीर के रंग बिखरे हुए हैं। मुसलमानाने आलम की जानिब से गली कूचों, शाहराहों और चौराहों की सजावट कोरोना के सबब मुश्किलात का शिकार कुंबों के लिए इमदादी पैकेजेस का भी एहतमाम किया गया है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।